नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ज्ञायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। गुरुवर्य पंडित गोपालदास जी बरैया रचित जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने द्रव्य गुण पर्याय का संक्षेप में, गुण में सामान्य गुण, विशेष गुण, फिर उसके बाद में द्रव्यों की विशेष चर्चा करते हुए जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, पुद्गल में भी परमाणु, स्कंध, स्कंध की जो 23 वर्गणा होती है उनमें से 5 वर्गणाएं, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माण वर्गणा, इनकी हम बात कर चुके हैं। पुद्गल का विषय होने के बाद हमने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और कल हम आकाश द्रव्य को देख रहे थे। तो हमने आकाश द्रव्य की जो डेफिनेशन दी थी वो क्या थी, कोई बताएगा? आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादि 5 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो जीवादि 5 द्रव्यों को रहने के लिए जगह देता है, स्थान देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। ये जो जगह देना, स्थान देना, ये अगर मैं कहूँ कि ये व्यवहार का कथन है या निश्चय का कथन है तो क्या कहेंगे? आकाश द्रव्य ने क्या किया? मुझ पे उपकार किया और मुझे जगह दी, तो ये कौन सा कथन है? निश्चय का कथन है या व्यवहार का कथन है? व्यवहार का है। बहुत बढ़िया, ये व्यवहार का कथन है। जब कार्य होता है तो 5 समवाय वहां पे होते हैं, पर कार्य अपनी उपादान में ही होता है, निमित्त वहां पे सिर्फ उपस्थित होता है। तो ये उपकार, ये जो निमित्त या सहकार, सहकारी है, ऐसा जो कथन आता है वहां पे एकदम बिंदास व्यवहार का कथन है, ऐसा कह सकते हैं हम। आकाश द्रव्य के कितने भेद है? आकाश द्रव्य की 2 भेद है। कौन 2 कौन भेद, से? लोकाकाश और अलोकाकाश। हाँ, जब ये प्रश्न पूछा जाएगा आकाश द्रव्य के कितने भेद है, तो हमने संख्या में देखा था आकाश एक अखंड द्रव्य है, उसके कोई भी भेद नहीं है। जैसे हम पुद्गल के भेद कहेंगे तो हाँ, परमाणु और स्कंद, ये 2 भेद है। क्यों भेद है? क्योंकि एक्चुअली में परमाणु सेपरेट दिखता है, स्कंद सेपरेट दिखता है। दिखता है माने केवल ज्ञान में दिखता है, परमाणु की जब बात करेंगे, लेकिन हमें ये अलग अलग स्कंद दिखाई देते हैं जो कि अलग है, इसीलिए हमने उसे भेद कहा। लेकिन पूरा आकाश द्रव्य वो एक अखंड द्रव्य है, उसके भेद हम नहीं कर सकते। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि आकाश द्रव्य अखंड है, लेकिन हमारी समझने के लिए, हमें समझने के लिए हमने आकाश द्रव्य को 2 भाग में किस अपेक्षा से विराजमान किया है। जहां 5 द्रव्य विराजमान माने है, होते हैं, वो क्या है? लोक है। और बाह्य जहां पे ये 5 द्रव्य नहीं होते हैं, सिर्फ आकाश ही है, तो वो अलोकाकाश है। लेकिन जब टेक्निकल क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैंने ये पुस्तक उठाई, तो एक्चुअली में मैंने क्या किया?
तो जब भी यह निश्चय का कथन आता है, नॉर्मली हम जब डिफाइन करते हैं तो पहला जो है वो सही सही निश्चय आदि कथन से ही कहते हैं हम कि अरे पुद्गल द्रव्य है ये पुस्तक, मैंने सिर्फ ज्ञान किया, मैं उठा नहीं सकती पुद्गल को। वैसे ही आकाश द्रव्य एक अखंड है, उसके हम भेद नहीं कर सकते। आपकी बात भी सही है, आप गलत नहीं थे, लेकिन ये दोनों बातें एक आंसर में आनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं भेद कहूंगी तो फिर आकाश द्रव्य एक अखंड है, उसको क्या आ जाएगा? ऐसे लगता है ना कि एक बात यहाँ कही और एक बात यहाँ कही, कौन सी बात सही है? तो हमारे उत्तर में पूरा क्लियर होना चाहिए, कोई बात रहनी नहीं चाहिए। तो आकाश द्रव्य पूरा अखंड है, समझने के लिए व्यवहार से उसके दो भेद किए गए हैं। ये हम कह सकते हैं। हाँ। लोकाकाश बड़ा है या अलोकाकाश बड़ा है? उसके भेद ही नहीं तो भेद नहीं है ना, तो अखंड ही है ना। अभी यहाँ पे मैं भेद करके बोल रही हूँ। जैसे देखिए, पहले हमने डिफाइन किया, अभी मैंने जब लोकाकाश और अलोकाकाश किया तब भी मैंने भेद करके कथन किया है, तो आपको भेद के परिप्रेक्ष्य में ही उत्तर देना है। अभी आप मान लो कि ये दो है, तो लोकाकाश बड़ा है या अलोकाकाश बड़ा है? लोकाकाश। लोकाकाश बड़ा है अलोकाकाश से। हाँ। ओके, किसी और को कुछ कहना है? तो यही क्यों? सही है, क्योंकि लोकाकाश में 5 द्रव्य पूरे रहते हैं ना, हाँ। इसलिए बड़ा ओके, लोकाकाश। जब बड़ा कहते हैं तो ये बड़े की अपेक्षा कहाँ कहाँ लगाना है? अगर संख्या से कहोगे तो हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़ा क्षेत्र की अपेक्षा से कहा जा रहा है। लोकाकाश बड़ा है या अलोकाकाश, तो क्षेत्र की अपेक्षा अगर मैं प्रश्न पूछ रही हूं तो आप अभी उत्तर दीजिए। क्षेत्र की अपेक्षा तो अलोकाकाश ही होगा शायद। हाँ, शायद सही बात है। देखिए, हमने बात की थी कि ये बीच में लोकाकाश है और उसके जो असीम, जहाँ पे सीमा नहीं है, ऐसे बाह्य में कैसा है? अलोकाकाश है, असीम है, माने उसकी सीमा नहीं है, अमर्यादित अनंत प्रदेशी यह आकाश है ना। और लोकाकाश का हमने एक डेफिनेट निकाला था ना परसों, लोकाकाश का प्रमाण निकाला था ना, 343 घन राजू। तो कोई तो प्रमाण मर्यादित है ना, उसकी एक एरिया डिफाइन हो गई ना। और बाहर पूरा अलोकाकाश है जो अमर्यादित है, उसकी हमने सीमा डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो सोचो, लोकाकाश से अलोकाकाश बड़ा कैसे हो सकता है? तो लोकाकाश जो है ना, उससे अमर्यादित बड़ा अलोकाकाश है। समझ में आया? हाँ। लोकाकाश और अलोकाकाश के रंग में क्या अंतर है? दीदी एक मिनट। हाँ, जैसे लोकाकाश बड़ा है और अमर्यादित अलोकाकाश बड़ा है, तो वो अपन को बड़ा तो अलोकाकाश ही दिख रहा है ना। सही बात है ना। देखिए, लोकाकाश एक सेंटर में है, जो हमने वो त्रिलोक का कल घन देखा। हाँ 343 घन राजू। हाँ, उसके बाहर जो असीम अलोकाकाश है, असीम माने कोई उसकी बाउंड्री नहीं है फिक्स, ऐसा अलोकाकाश है पूरा। तो ये एक्चुअली आकाश अखंड पूरा व्याप्त है, इसीलिए उसको सर्वव्यापी कहते हैं ना। सभी जगह पे वो व्यापता ही है और सभी को अवगाहना देता है, क्योंकि वही उसका ही राज्य बड़ा है। तो क्षेत्र अपेक्षा से लोकाकाश बड़ा बोला है, जबकि वो अमर्यादित है। मतलब तो वही बड़ा कहलाएगा ना अलोकाकाश। हाँ, हाँ, उत्तर वही है। लोकाकाश से
अलोकाकाश अमर्यादित होने से अलोकाकाश ही बड़ा है क्षेत्र अपेक्षा से। अच्छा अच्छा, मैंने गलत सुन लिया था, ठीक है। हम्म हाँ। हम्म, मैंने हाँ हाँ। पूछा लोकाकाश और अलोकाकाश के रंग में क्या अंतर है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिए। एक ही रंग है। ओके। वो तो अरूपी है ना, दिखता ही नहीं है, तो उसका रंग वर्णक नहीं, दिखेगा तो पुद्गल का कहलाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जब भी सोचोगे तो उसका लक्षण जानना। आकाश द्रव्य में रंग होता ही नहीं है, रंग तो पुद्गल का वर्ण है, पुद्गल का विशेष गुण है। तो आकाश द्रव्य में कोई रंग नहीं होता। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में ही फॉल्ट है। मैंने जानबूझ के ये पूछा कि आकाश द्रव्य में, ऐसा अगर पूछू कि लोकाकाश या अलोकाकाश में कौन सा कुछ अंतर है क्या, तो कंफ्यूज मत होना। पुद्गल का गुण है, आकाश द्रव्य में कोई रंग नहीं होता। हम्म। अभी ये मुझे बताइए, लोकाकाश और अलोकाकाश के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्या अंतर है। हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखा था। द्रव्य क्षेत्र काल भाव माने उसकी बाउंड्री होती है। जीव द्रव्य, क्षेत्र उसका असंख्यात प्रदेशी, काल उसका अनादि अनंत, भाव माने उसका गुण, वो चेतना आदि गुण जो जीव के होते हैं वो। तो आप मुझे बताइए लोकाकाश और अलोकाकाश के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अंतर है क्या। लोकाकाश जो है द्रव्य वो तो अनादि अनंत है ना। हाँ, आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव पे मत जाइए, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए वो सब बता दिया ताकि आपको रिवाइज हो जाए द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइए, एक एक घटित घटित मत कीजिए, सिर्फ मुझे हाँ या ना में बताइए कि लोकाकाश और अलोकाकाश में जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है उसमें अंतर है, हाँ या नहीं है। नहीं है। ओके, किसी को और कुछ कहना है। अलोकाकाश में द्रव्य में वो द्रव्य नहीं है अलोकाकाश। और लोकाकाश में द्रव्य है। और भाव लोकाकाश में वो अवगाहन गुण नहीं है अलोकाकाश में। ये किसने उत्तर दिया अभी। जी रिद्धि। रिद्धि जी, ओके। देखिए, हम थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव माने हमारी बाउंड्री होती है। अभी अभी यहाँ पे कौन सा परिप्रेक्ष्य लेना है ये थोड़ा सा सोचते हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश हमने जानने के लिए उसके भेद किए हैं आकाश के, कि बाबा जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं। तो द्रव्य तो क्या है, पूरा आकाश द्रव्य ही है। जब मर्यादा की बात करते हैं तो अखंड एक आकाश द्रव्य के ही बाउंड्री लगा रहे हैं ना, हम अन्य से भिन्न कर रहे हैं। तो इसमें लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसा भेद आएगा क्या, नहीं। पहले ये सोचना। फिर द्रव्य तो आकाश द्रव्य है, उसका क्षेत्र क्या है तो अनंत प्रदेशी है। काल क्या है, सभी द्रव्य अनादि अनंत है। उसका भाव क्या है, आकाश का भाव है अवगाहन हेतुत्व। तो लोकाकाश और अलोकाकाश भेद करने पर भी ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव कायम ही है। जी जी दीदी। हाँ, आपको ऐसा लगा होगा क्योंकि मैंने पूछा ही उसी परिप्रेक्ष्य में था कि आपको क्लियर हो जाए कि लोकाकाश और अलोकाकाश जब भी हम कहते हैं तो कहाँ पे भेद विवक्षा से लेना है और कहाँ अभेद विवक्षा से लेना है। अभेद माने यहाँ पे जब मर्यादा बाउंड्री की बात आती है तो आकाश द्रव्य पूरा एक लेना है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक ही रहेगा, उसके वैसे कोई भेद नहीं है ना, नहीं तो फिर भेद ही हो जाते हैं। जैसे पुद्गल के हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग होते हैं, इसीलिए तो स्कंद और परमाणु के भेद किए ना। हाँ हाँ।
जी यहाँ जी पे वैसे कुछ नहीं है, वो सेम ही है। सिर्फ जानने के लिए, व्यवहार के लिए हमने, अरे बाबा इतना पाठ है तो इसको अधिक जानने के लिए हमने वैसा पाठ किया, लेकिन है तो वो अखंड है, उसकी बाउंड्री तो उतनी ही है। अलोकाकाश में कितने द्रव्य होते हैं? आलोक आकाश में एक ही आकाश द्रव्य ही रहता है। बहुत बढ़िया, एकमात्र आकाश द्रव्य ही रहता है, कोई अन्य द्रव्य नहीं रहते। अलोकाकाश में परिणमन होता है या नहीं? अगर होता है तो कौन निमित्त होता है? आलोक होता है, और आकाश में जो परिणमन होता है तो काल द्रव्य ही काल निमित्त द्रव्य होता है। निमित्त रहता है। हाँ, काल द्रव्य निमित्त होता है और परिणमन होता ही रहता है, क्योंकि ये सामान्य गुण है, परिणमन द्रव्यत्व गुण, तो उसका परिणमन होगा ही होगा। आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य को जगह देने में कौन निमित्त होता है? वही आकाश द्रव्य ही रहता है। उद्गल, स्वयं, स्वयं स्वतः वो खुद को ही क्या देता है? जगह। जैसे मैंने दीपक लगाया, तो दीपक लगाया तो अन्य चीजें क्या हो गई? मुझे दिखाई देने लगी, पर दीपक रह गया क्या? नहीं, मुझे दीपक भी दिख रहा है और अन्य चीजें भी दिख रही है, तो वह स्वयं खुद को प्रकाशित भी करता है। ऐसा ही यहाँ पे लगाना कि आकाश द्रव्य खुद को ही अवगाहना देने में निमित्त होता है। माने निमित्त, निमित्त हम कहेंगे ऐसे ही कि वो खुद को ही जगह देता है। तो आकाश द्रव्य की विशेषता अगर देखेंगे तो क्या क्या विशेषता है? कि वह नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है, हलन चलन रहित होता है, अनंत प्रदेशी होता है। ओके, आकाश द्रव्य को जानने से हमें क्या लाभ होता है? हलन कि चलन नहीं होता है, हलन चलन नहीं होता है ना। हाँ, निष्क्रिय द्रव्य है ना, हमने निष्क्रिय देखा द्रव्य। था धर्म अधर्म आकाश और काल, ये सभी निष्क्रिय द्रव्य है, सिर्फ क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल में रहती है। आकाश द्रव्य को जानने से हमें क्या लाभ होता है? आकाश नाम का एक स्वतंत्र द्रव्य है, ये जो हम आकाश कहते हैं वो वाला नहीं, आकाश द्रव्य से मेरा कोई अगर संबंध नहीं है, ऐसा अगर मैं ये करूंगी, माने आकाश से मेरा कुछ ऐसा संबंध है क्या? नहीं। तो आकाश द्रव्य को एक मिनट, हाँ, तो आकाश द्रव्य से निमित्त से माने आकाश द्रव्य और मेरे सुख में कोई बाधा ऐसी नहीं है, तो मैं आकाश द्रव्य पे डिपेंडेंट नहीं हूं। वैसे ही धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य पे भी मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ सुख प्राप्ति के लिए, तो मैं अपने आप से ही धर्म प्राप्त कर सकती हूँ। माने ये जब निमित्ताधीन कथन होता है ना, मुझे अवगाह देता है आदि जो, तब यही कहते हैं कि ये डिपेंडेंसी हो जाती है ना, तो यहाँ पे जीव भूल कर देता है कि आकाश द्रव्य ने मुझे अवगाहना दी है, लेकिन ये निमित्ताधीन कथन है, तो उससे मेरी डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे ये मुख्यता लेना, यही लाभ होता है आकाश द्रव्य जानने से। और दूसरा लाभ होता है, जब आकाश द्रव्य को जानेंगे तो अनंत प्रदेशी यह ज्ञान में आने के बाद केवल ज्ञान की महिमा आ जाती है। अरे क्या वो ज्ञान है जो ये अनंत प्रदेशी असीम अलोकाकाश को भी जानता है, तो उस ज्ञान की मर्यादा देखो, उस ज्ञान की लिमिट देखो कि कितना प्योर और शुद्ध ज्ञान है वो, जिससे ये सभी द्रव्य उनमें झलकते हैं। आकाश द्रव्य में अभी कोई ये है क्या, डाउट है? दीदी जानने से क्या मतलब, जानने पर क्या होगा? अनंत प्रदेशी केवल ज्ञान की महिमा आती है, अनंत प्रदेशी हाँ,
नहीं, अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य है। देखिए आकाश हमने द्रव्य। जब भी देखा था तो बड़ा तो सिर्फ आकाश द्रव्य है, सर्वव्यापी। तो ऐसा एक ही बड़ा द्रव्य है जो सभी को व्यापता है, तो वो केवल ज्ञान में झलकता है। तो उस ज्ञान की लिमिटेशन देखिए, इसीलिए वहां पे अविभाग प्रतिच्छेद केवल ज्ञान के इसमें लगाए थे सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सभी को जानता है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है उसको जान नहीं पाते। तो ये सिर्फ लोकाकाश को नहीं जानता, अलोकाकाश को भी केवल ज्ञान में आ जाता है पूरा। तो इससे केवल ज्ञान की महिमा आती है कि वो क्या ज्ञान है जिसमें ये पूरा लोक अलोक झलकता है। ठीक। हाँ, हाँ, मैंने आई थिंक कल के सेशन में या फिर उसके पहले सेशन में एक बात की थी कि जीव द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं, जीव के प्रदेश कितने होते हैं? असंख्यात प्रदेश। अनंत, असंख्यात। असंख्यात प्रदेश। हाँ, जीव असंख्यात प्रदेशी होता है। तो ये प्रमाण कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो वो लोक प्रमाण प्रमाण असंख्यात असंख्यात। प्रदेश लोक है। लोक प्रमाण हाँ, तो हमने लोकाकाश। धर्म, अधर्म और जीव के प्रदेश देखे थे। तो धर्म, अधर्म और जीव के प्रदेश सेम है, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। पर जीव में ऐसी शक्ति है संकोच विस्तार की, इसीलिए वह आकाश द्रव्य का कितना एरिया घेरता है वो वैरी होता है। मैंने ये कहा था कि जो असंख्यात प्रदेश जीव ने घेरा है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे चीटी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी ही है, लेकिन उसने जो घेरा हुआ प्रदेश है वो बहुत छोटा असंख्यात प्रदेश है। हाथी जो घेरता है एरिया, आकाश द्रव्य की बात चल रही है ना, तो आकाश द्रव्य का कितना एरिया हाथी ने घेरा हुआ है वो कहेंगे तो वो बड़ा असंख्यात प्रदेश है। लेकिन असंख्यात प्रदेश घेरने की अपेक्षा में उनमें चेंज होता है, लेकिन जीव लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी ही होता है। ये समझ में आया? क्योंकि मैंने जब बताया था तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट हो सकता है, क्योंकि असंख्यात प्रदेश अलग अलग होते हैं ये मैंने कहा था, तो वो घेरने की अपेक्षा है, एक्चुअली नहीं। ये मुझे क्लियर करना था कि ऐसा दूसरा मीनिंग नहीं ले वहां से। ये क्लियर हुआ आप सभी को? हो गया दीदी। हाँ, तो अभी हम ये आकाश का जो प्रदेश है ना उसका थोड़ा सा ये देखते हैं क्या, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा उसे कैसे कहते हैं। जैसे देखिए प्रदेश हमने एक्चुअली आकाश द्रव्य का नहीं है वो, हमने जो यहाँ पे अन्य ये किए थे, प्रश्न किए थे, आकाश किसे कहते हैं, आकाश कहाँ पे है, लोकाकाश किसे कहते हैं, अलोकाकाश, फिर लोक का प्रमाण, ये सब क्लियर है ना, लोक का प्रमाण। हाँ, तो हमने यहाँ पे प्रदेश किसे कहते हैं, ये 58 प्रश्न को हम चला रहे थे तब एक पॉइंट रह गया था। प्रदेश को हमने क्या कहा था, इनडिविजिबल पार्ट, सबसे अविभाज्य अंश, छोटा, स्मॉलेस्ट यूनिट। हाँ, तो क्या कहा था उसे, जो छोटा आकाश के जितने भाग में एक पुद्गल परमाणु व्याप्त होता है उसे प्रदेश कहते हैं। हाँ, ये कहता। तो द्रव्य अपेक्षा से परमाणु जो है वो पुद्गल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये समझ में आया है? क्षेत्र की अपेक्षा स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, तो इसमें आकाश द्रव्य, जो आकाश का अविभागी अंश को भी हम क्या कहते हैं, क्षेत्र अपेक्षा एक प्रदेश कह सकते हैं, या फिर
और एक जितना परमाणु घेरे उसे भी क्षेत्र अपेक्षा से क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट। बात वही है, अपेक्षा दो है। मैं आकाश द्रव्य से देखूंगी तो इतना बड़ा आकाश है, उसका एकदम जो सबसे छोटा यूनिट है उसको भी प्रदेश कहते हैं, या फिर पुद्गल परमाणु जो घेरता है, एक पुद्गल परमाणु जितने एरिया, जितने भाग को घेरता है उसे भी प्रदेश कहते हैं। ये दो डेफिनेशन आपको पता चली। हाँ, कहना एक ही बात है, लेकिन मैं आकाश द्रव्य से कहूंगी या परमाणु से कहूंगी तो डिफरेंस हो जाता है। तीसरी डेफिनेशन क्या है पता है क्या? एक परमाणु अगर मंद गति से, दीदी दूसरी फिर से बताना। ये देखिए, पहली जो थी हमने आकाश द्रव्य का स्मॉलेस्ट अविभागी अंश लिया था, प्रदेश क्या कहा था? आकाश का अविभागी अंश, उसे क्या कहा था? प्रदेश कहा था। दूसरी की क्या कही थी कि एक परमाणु आकाश का जितना भाग घेरता है, जो कि यहाँ पे आया है वही डेफिनेशन है, आकाश के जितने भाग पर एक परमाणु व्याप्त होता है उसे प्रदेश कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन है। या फिर तीसरी में और एक कहते हैं प्रदेश को, मंद गति से, मंद माने बहुत धीमी गति से एक परमाणु जितना गमन करता है, जैसे आप मान लो ये दो परमाणु है, अभी उसके आकार पे मत जाना, ये दो परमाणु है, तो मंद गति से अगर मैं यहां से यहां आ गई तो वो जो डिस्प्लेसमेंट में मैं जहां पे पहुंची वो एरिया जो है वो क्या है? प्रदेश है। मंद गति से मैं एक जगह से दूसरी जगह पे गई, जितना वो गमन करता है, मंद गति से पुद्गल जब गमन करता है तो उसने गमन किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, वो प्रदेश है। ये तीसरी डेफिनेशन हो गई। तीनों समझ में आई? तीसरी थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आप सिर्फ ये ध्यान में रखना कि मंद गति से जो गमन होता है वो जितना डिस्टेंस वो मंद गति से ये करता है वो प्रदेश है। अभी काल अपेक्षा से अगर हम कहेंगे तो यही है कि मंद गति से एक परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जितना जाता है, माने मैंने यहां से ये दूसरे प्रदेश पर गमन किया, ये डिस्टेंस तो मैंने क्या किया, एक प्रदेश कवर किया, लेकिन जब मैंने ये किया तो कितना समय लगा, उस समय को हम समय कहते हैं, उस काल को, क्योंकि वो भी सबसे छोटा यूनिट है। हमने काल द्रव्य का सबसे छोटा यूनिट समय कहा था। तो जब पुद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने के लिए जितना टाइम लेता है उसे हमने समय कहा है, वो भी सबसे छोटा यूनिट होता है क्योंकि वो मंद गति से है। ऐसे तो अगर पुद्गल एक समय में कितना ट्रैवल कर सकता है, इमेजिन कर सकते हो? कोई वाइल्ड गेस कीजिए, ऐसे ही आप सोचिए कि कितना ट्रैवल कर सकता है एक समय में पुद्गल परमाणु। लोकाकाश तक। हाँ, मीन्स तो अगर लोकाकाश में हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, अगर तिरछी गति ना हो तो स्ट्रेट जा सकता है नरक से देवलोक तक। हाँ, तो यहाँ पे अगर आपको प्रमाण कहना है तो आप कहेंगे 14 राजू गमन कर सकता है पूरा, क्योंकि सीधा ही सबसे ज्यादा है ना, तो 14 राजू है। तो नीचे से उसने एक समय में गमन किया तो पूरा वो ऊपर तक पहुंच जाता है, वो 14 राजू है।
और वो एक समय में कर सकता है, लेकिन हमने क्या कहा था, मंद गति से उसने जब ये किया तब क्या है, उसको समय कहा। और भाव तो आपको पता है, भाव किसे कहते हैं, अविभागी प्रतिच्छेद, हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट जो भाव का है वो अविभागी प्रतिच्छेद है। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मैंने अपेक्षा कौन सी लगाई, ये प्रदेश की अपेक्षा से लगाई। सबसे छोटा यूनिट, छोटा ये क्या है, परमाणु सबसे छोटा द्रव्य है। या आप यहाँ पे कालाणु भी लगा सकते हो, क्योंकि वो भी एक प्रदेश पे रहता है। क्षेत्र की अपेक्षा से तो क्षेत्र में हमने प्रदेश के 3 डेफिनेशन लगाए, हाँ, जो कि आकाश का अविभागी प्रतिच्छेद, दूसरा सॉरी अविभागी अंश, प्रतिच्छेद नहीं, आकाश का अविभागी अंश, दूसरी बात कि एक पुद्गल परमाणु जो होता है वो जितना एरिया, जितना भाग व्यापता है उसे प्रदेश कहा, और मंद गति से एक परमाणु जितनी गमन करे तो जितनी जगह पे गया वो प्रदेश। काल अपेक्षा हमने समय लगाया, तो समय को क्या कहा, एक मंद गति से जब परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे गया, जो जितना काल लगा तो वो समय है। और भाव तो अविभागी प्रतिच्छेद ही है। दीदी भाव क्या है, भाव अविभागी प्रतिच्छेद, वो क्षेत्र अपेक्षा भी अविभागी प्रतिच्छेद, और नहीं, मैंने कहा अविभागी अंश, क्षेत्र अपेक्षा में अविभागी अंश म्हणजे बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता वो, और ये जो भाव की अपेक्षा है वो अविभाग ही है। अविभाग माने जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, लेकिन वहां पे प्रतिच्छेद है। दीदी ये अविभाग प्रतिच्छेद, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में समझाएं। हाँ, वो आ जाएगा थोड़े दिन के बाद, वो हम लेने ही वाले हैं, तो वहां पे डिटेल लेंगे। तो अभी आप इतना ही करना कि जीव के जो भाव या जो भी उसका इंटेंसिटी मापने का यूनिट क्या है वो भाव का, तो अविभाग प्रतिच्छेद है। नापने का यूनिट है वो, अभी ऐसा मान के चलो, वो हम पूरा लेने वाले। तो हमारा आकाश द्रव्य पूरा हो गया। द्रव्य अपेक्षा से दीदी, द्रव्य अपेक्षा से परमाणु या कालाणु, या कालाणु, अभी काल द्रव्य को हमें लेना है। तो काल द्रव्य किसे कहते हैं, लोकाकाश में जितने प्रदेश है, कितने प्रदेश है, लोक प्रमाण असंख्यात, उतने ही काल द्रव्य है। लोकाकाश में जितने प्रदेश है उतने ही कितने हैं, काल द्रव्य है। तो काल द्रव्य की संख्या कितनी हो गई, लोक प्रमाण असंख्यात, क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। तो पूरे लोकाकाश में प्रत्येक प्रदेश पर एक कालाणु स्थित है। तो कितने कालाणु है, तो लोक प्रमाण असंख्यात। अभी तक हम आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, इस सब में क्या कह रहे थे कि वो पूरा एक है, और क्या है, व्यापता सभी जगह पे है, यानी लोक प्रमाण असंख्यात जगह वो घेरता है, उसका एरिया उतना है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उतने काल द्रव्य है, संख्या में उतने हैं, हर एक प्रदेश पे एक है। तो एक प्रदेश पे एक है, और कालाणु, काल का अणु, इस अपेक्षा से वो बहुप्रदेशी नहीं है। बहुप्रदेशी नहीं है इस अपेक्षा से उन्होंने अप्रदेशी भी कालाणु को कहा है। एक को नहीं कहने की पद्धति होती है। जैन धर्म में जो भी संख्यात चालू हो जाता है वो 2 से चालू हो जाता है, तो एक को नहीं कहने की पद्धति बहुत जगह पे आती है देखने के लिए। तो अप्रदेशी माने उसमें सिर्फ एक ही प्रदेश है, बहुप्रदेशी नहीं है।
इसीलिए बहुप्रदेशी नहीं है, इसीलिए हमने उसे अस्थिकाय में नहीं लिया था। काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है। ये देखिए हम कहाँ गए, एक मिनट। हाँ, काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादि समस्त द्रव्यों के परिणमन में सहकारी अथवा निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। जैसे कुम्हार ने चाक को घुमाया में लोहे की कीली। आपने बीच में एक कीली देखी होगी, वो क्या करती है? चाक को क्या करती है? घुमाने, माने यानी वो क्या? है। और चाक क्या कीली? होता है? हाँ बोलिए। कीली, कीली यानी क्या? कीली माने कि उसको अटकाने के लिए लगाते हैं ना। जैसे काटी? हमने चाक रखा है, वो स्थलांतर नहीं हो, एक जगह पे दूसरी जगह से नहीं जाए, इसके लिए हम उसे फिक्स करते हैं। तो वो चाक रख के उसको एक बीच में एक ये रहता है, रॉड रहता है, और उसमें कीली लगा देते हैं, जिससे वो क्या होता है, एक ही जगह पे रहता है लेकिन घूमता रहता है। माने घूम तो पाता है लेकिन वो क्या होता है, हिलता लोहे नहीं। की कीली से एक जगह पे फिक्स रहता है। तो यहाँ पे क्या कहा? जो जीवादि समस्त द्रव्यों में, अभी इसका लक्षण कह रहे हैं, जैसे अवगाहन हेतुत्व आकाश द्रव्य का था, वैसे ही काल द्रव्य का क्या है? तो काल द्रव्य समस्त द्रव्यों के परिणमन में सहकारी अथवा निमित्त होता है। काल द्रव्य के कितने भेद हैं? तो दो भेद है, निश्चय काल और व्यवहार काल। काल द्रव्य को स्वतः जो काल द्रव्य है उसे निश्चय काल कहते हैं, और व्यवहार काल किसे कहते हैं? तो ये पल, घड़ी, दिन, माह, वर्ष, ये जो काल द्रव्य की पर्याय होती है, हम जो मानते हैं उसे क्या कहा? व्यवहार काल कहा। उपचार से ये है। निश्चय काल क्या? निश्चय काल क्या? काल काल द्रव्य द्रव्यों को खुद काल द्रव्य को ही निश्चय काल कहते हैं। एक्चुअली में जो कालाणु का जो परिणमन वाला करने वाला जो है, वो वाला। समझ नहीं आया दीदी। हाँ, आएगा आएगा। देखिए ये जो काल द्रव्य है ना, उसमें एक तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, काल द्रव्य का निमित्त कितना है? तो वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये 5 जो है ना, वो काल द्रव्य के निमित्त कहे गए हैं। तो वर्तना माने क्या? कि काल द्रव्य का परिणमन स्वतः निमित्त, इसे कहा निश्चय काल द्रव्य। जैसे अवगाहना आकाश द्रव्य का क्या था? लक्षण था, और वो स्वतः को क्या करता था? अवगाहन देता था। वैसे ही ये काल द्रव्य है ना, तो वर्तना करता है। वर्तना करता क्या है? ये स्वतः परिणमन करता है, और स्वतः में ही परिणमन करने के लिए निश्चय काल कहा। देखिए, जो चीज जिसमें है, काल द्रव्य का कार्य क्या है? परिणमन करना। जब हम वो स्वतः परिणमन करता है तो उसे निश्चय काल कहेंगे, और अन्य के निमित्त से कहेंगे तो वहां पे व्यवहार लगाया जाएगा। काल द्रव्य निश्चय काल क्यों कहा? क्योंकि वह स्वतः परिणमन करता है। ये जो परिणमन की क्रिया जो है, वही क्या हो गया? काल द्रव्य हो गया। अपना निश्चय काल, उपादान कार्य। परिणाम क्या हो गया? अन्य द्रव्य में जो परिणमन में निमित्त हो गया, वो परिणाम कहा गया। माने वही है, नाम वही है, लेकिन वर्तना सिर्फ काल द्रव्य में लगेगा, और हम क्या करते हैं? परिणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि काल द्रव्य वहां पे निमित्त है। क्रिया, गमन जब होता है एक जगह पे दूसरी जगह पे, गमन करने के समय में जो परिणमन होता है उसे क्रिया कहते हैं।
और ये जो क्रिया है इसके ही दो भेद है, परत्व और अपरत्व। शीघ्रता से गमन किया तो वो क्या कहा जाएगा, परत्व, और मंद गति से किया गया गमन है अपरत्व। तो ये जो निश्चय काल और व्यवहार काल जो है, तो निश्चय काल अपने में लगता है ना। हम निश्चय कब लगाते हैं, एक ही जीव का अगर निश्चय कहेंगे तो जीव क्या जानना देखना के अलावा दूसरा कार्य करता नहीं है। ज्ञान 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 ज्ञान, यही क्या है, उसका निश्चय है। माने मैं बाहर में जो कुछ देखूं कुछ करूं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, निश्चय से कहूंगी तो जीव सिर्फ जानता है, यही कहना पड़ेगा। तो इसी अपेक्षा से आप काल द्रव्य पे लगाना। काल द्रव्य क्या करता है, तो काल द्रव्य परिणमन करता है, उसका कार्य ही परिणमन करता है। हाँ, और दीदी ये जी। पर्यायों को व्यवहार काल कहते हैं, पल घड़ी दिन माह वर्ष आदि पर्याय। हाँ, ये क्या करते हैं हम, पर्याय। देखिए, अगर मैंने अभी काल द्रव्य का तो परिणमन सदा चलता है, लेकिन कुछ एक बिंदु लेके मैंने अभी 3 बजे कक्षा चालू की, और फिर मैंने क्या कहा, अभी से मैं नापना चालू करूंगी 4 बजे तक। तो जितना टाइम, जितने समय, जितना परिणमन हुआ उसको मैंने नापा। तो नापने के लिए एक्चुअली वो परिणमन जो पर्याय। नापा, वो हमने हमारे समझ के लिए हमने पल घड़ी दिन माह माने लगाया। तो 3 से 4 फिर मैंने कहा कि 1 घंटा हो गया। तो ये जो मैंने परिणमन नापा, ये व्यवहार काल हो गया, क्योंकि मेरा परिणमन नापा ना, उसका जी तो वो जी। चल रहा है, वो अखंड चल ही रहा है। लेकिन मैंने कुछ तो एक स्टार्ट पॉइंट लिया, कुछ तो एंड पॉइंट लिया, और बीच का परिणमन नापा, तो ये व्यवहार काल हो गया। जी। हाँ, तो तत्वार्थ सूत्र का आप लिख लेना, 22वां सूत्र था। हमने दूसरे अध्याय में सभी सूत्र देख लिए थे, तो जो रह गए थे काल द्रव्य के इसमें, तो ये 22वां सूत्र है, काल द्रव्य का निमित्त वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व। फिर एक आया था कालश्च, काल भी द्रव्य है, तब वहां पे कहा गया था, जब काल की पूरी चर्चा करेंगे। फिर कहा था काल द्रव्य अनंत समय वाला है, अनंत पर्याय उसकी है। हाँ, काल द्रव्य स्वयं भी परिणमन में निमित्त है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है, जैसे हमने अभी ये किया था कि लोकाकाश, ठीक है, लोकाकाश के परिणमन में काल द्रव्य क्या है, निमित्त हमने माना, क्योंकि वो लोकाकाश के प्रदेश पे स्थित होता है, तो हमने उसको माना। अलोकाकाश में काल द्रव्य कैसे परिणमन होता है, ये अगर प्रश्न आता है, वहां पे काल द्रव्य होता ही नहीं ना, तो वो कैसे निमित्त में परिणमन में निमित्त होता है। तो कहते हैं कुमार का जो चक्र है, मानो यहाँ पे जो चक्र है, मैंने एक जगह पे घुमाया सिर्फ उसको, तो क्या पूरा चक्र नहीं घूमा, उतना ही एरिया घूमना चाहिए था ना। जी जी। तो ऐसे ही चक्र के एक हिस्से को अगर मैंने घुमाया तो पूरा चक्र घूमता है। इसी जी अपेक्षा काल द्रव्य अगर लोकाकाश में भी होगा तो भी अलोकाकाश के परिणमन में वह निमित्त होता है। जी। फॉर एग्जाम्पल, जीव की सुख दुखी की अनुभूति। आप और एक एग्जाम्पल देखना, मुझे क्या आया, बहुत ज्यादा क्रोध आया। तो क्रोध आने के बाद में, या फिर ऐसा सोचो कि मैंने बहुत बड़ी एकदम तीखी मिर्ची खाई है, तो रसना इंद्रिय का काम था, वहां पे ही मुझे फील होना चाहिए था। लेकिन क्या करते हैं, हम हाथ पैर मारते हैं, तो जो ये सुख और दुख की अनुभूति है वो हम सर्वांग से भोगते हैं, सिर्फ एक जगह से भोगते हैं क्या। रसना इंद्रिय नहीं। काम रसना था ना, तो यही पे फील होना चाहिए था ना। तो ऐसा नहीं होता है। माने ऐसे ही हम काल द्रव्य पे लगाएंगे कि काल द्रव्य लोकाकाश में होने पर भी अलोकाकाश में भी का जो परिणमन होता है उसमें काल द्रव्य निमित्त होता है।
हाँ। जी। अभी इसमें कुछ प्रश्न है आपको? तो ऑलमोस्ट हमारा काल द्रव्य का ही कुछ अगर है तो बताइए। और एक था जो हमने ये जो अनंत गुण हमने देखे थे, जो सामान्य गुण हो या विशेष गुण हो, वो क्या है, हर एक जो गुण होता है ना, उसका रूप अनंत गुण में देखा जा सकता है, ये हम कह सकते हैं। एक गुण का रूप अनंत गुण में देखा जा सकता है। कोई गुण दूसरे रूप नहीं होता है, पर एक गुण जो होता है वो अनंत गुण में देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं अस्तित्व गुण है, तो अगर मैं वस्तित्व गुण कहूंगी, फिर भी अस्तित्व गुण की वहां पे सिद्धि नहीं होती है क्या? क्योंकि वस्तित्व गुण भी है ही ना। है। हाँ। हाँ। या फिर जी। अगर द्रव्यत्व गुण परिणमन कर रहा है, तो भी अस्तित्व गुण वहां नहीं है क्या? है। तो है, इसीलिए द्रव्य ध्रुवता लेके बैठा हुआ है और उनकी पर्याय में क्या होता है, परिणमन होता है। जी। तो ये जानना और ये अच्छे से समझना कि एक गुण का रूप अनंत गुणों में पाया जा सकता है। हम्म। हम्म। जी। ये हमने पिछली बार स्पर्श गुण पे भी लगाया था कि 6 सामान्य गुण की सिद्धि जब होती है, तो कैसे एक गुण होता है लेकिन वह बाकी के गुणों में भी घट सकते हैं। जैसे स्पर्श गुण लिया, तो स्पर्श गुण का अस्तित्व है, फिर उसका क्या स्पर्श का कार्य अर्थ क्रियाकारित्व चल रहा है। स्पर्श गुण में घटपट, रुक्ष आदि या फिर स्निग्ध आदि ऐसे पर्याय में चलन हो जाता है। फिर हमने ये देखा था कि स्पर्श गुण जानने में आता है, स्पर्श गुण अन्य गुण रूप नहीं होता है और उसका एक आकार होता है। ये हमने क्यों कहा था, उसका ही ये प्रश्न आ सकता है कि हर एक गुण का रूप अन्य गुणों में देखा जा सकता है। जब ऐसा आएगा तो यही उत्तर है कि ये जो सामान्य गुण से लगाना है, और आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन ही आती है, लेकिन परिप्रेक्ष्य मैंने स्पर्श गुण पे घटाया, ज्ञान गुण पे भी घटा सकते हैं। जैसे ज्ञान गुण है, जानने का कार्य समर्थ में कौन है, ज्ञान का कार्य ही समर्थ है। हाँ, वस्तुत्व गुण में। फिर ज्ञान में घटबद आदि परिणमन होता है द्रव्यत्व गुण से। ज्ञान गुण जानने में आ रहा है प्रमेयत्व गुण से। ज्ञान अन्य रूप नहीं होता अगुरु लघुत्व गुण से। और आत्मा के आकार का होता है ज्ञान गुण। आत्मा का जितना आकार है, क्योंकि वह पूरे गुण पूरे प्रदेशों में व्याप्त होने से वह क्या है, आत्मा का ही आकार है, यह प्रदेशत्व गुण। तो इसके बारे में मैं अभी प्रश्न पूछने वाली हूँ। ओके, तो शायद हमारा अभी तक का हो गया है, हमारा समय भी हुआ है, और कुछ देखती हूँ। काल जिनागम में कितने आए हैं मैं बताती हूँ आपको। काल, एक तो मरण का काल कहते हैं, एक काल लब्धि कहते हैं। काल लब्धि माने नियत काल, मेरी काल लब्धि आ गई, मेरा डेफिनेट काल आ जाता है। जो हम कहते हैं ना, तत्समय की योग्यता में जो मेरी अभी ही होना था, ये कार्य मैं कितना भी चाहूं पहले नहीं होता था, अभी ही उसका काल आना था। तो जो काल आना था जो कहते हैं ना, वो काल लब्धि है। 5 लब्धि में वो आता है। तो ये दो इसमें काल लब्धि माने काल शब्द आता है। या फिर हम और एक जगह पे भी कहते हैं उसका काल पक गया। काल पक गया माने जब 5 लब्धि पूर्वक क्या होता है, तो क्षयक्षम लब्धि
क्षयक्षम आदि जो लब्धियां है वो आके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो हम कहते हैं कि उसका काल पक गया। डेफिनेट एक काल आ गया, बाकी का अनंत संसार क्या हो गया, अभी उसका एंड आने वाला है, तो काल उसका पक गया। ऐसे भी इसमें काल का वर्णन आता है। तो कुछ श्वेतांबर, पता है क्या, कुछ श्वेतांबर लोग है ना, वो काल द्रव्य को नहीं मानते हैं, वो क्यों नहीं उनमें मानते? काल द्रव्य होता ही नहीं है। क्या मानते हो लोग, क्यों नहीं होता? नहीं, उसका डिटेल नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे उसका डिटेल पता नहीं है, लेकिन काल द्रव्य वो मानते ही नहीं है, ऐसा कोई डेफिनेटली काल द्रव्य नहीं है। लेकिन अपने यहाँ से ही जिनागम में बताते कोई भी काम होगा तो पांचों समवाय से होगा। हाँ, तो वो काल लब्धि वहां पे आती है ना, लेकिन वो हाँ। वैसा ऐसा दूसरा एक द्रव्य है जो काल का काम करता है, परिणमन का काम करता है, ऐसा नहीं मानते हैं। जी। ठीक है, तो एक्चुअली ये तो हमारा सब हो ही गया है, ये हमने अनादि शांत सादि शांत ये भी कर लिया है, और व्यवहार काल तो हम भी हमारी इसमें मानते हैं। जी। अभी एक्चुअली एक 2-3 मिनट है, तो ये मैं आपको एक बताती हूँ। अभी हमारे पूरे काल तक हो गया है ना सब, तो जी। एक आकाश के प्रदेश पे आप मानना, एक आकाश का प्रदेश है, उस पे क्या क्या हो सकता है, कितनी सृष्टि हो सकती है, ये थोड़ा सा विचार कीजिए, तो क्या क्या हो सकता है। आकाश के प्रदेश से एक आकाश के प्रदेश को लेना है हमें, उस पे क्या क्या है। सभी द्रव्य है। हाँ, सभी द्रव्य है, लेकिन स्पेसिफिकली जैसे देखिए मैं बताती हूँ, धर्म द्रव्य का एक प्रदेश क्या आ जाएगा, एक, आप आकाश का एक ही प्रदेश लेना, वहां पूरा असंख्यात प्रदेश ही है, तो धर्म द्रव्य का एक प्रदेश आ गया। वैसे ही अधर्म द्रव्य का एक प्रदेश आ गया। आकाश द्रव्य तो खुद का है ही पूरा, आकाश के एक प्रदेश पे हम देख रहे हैं क्या क्या आता है, तो धर्म द्रव्य का एक प्रदेश आ जाएगा, अधर्म द्रव्य का एक प्रदेश आ जाएगा, एक कालाणु आ जाएगा। जी। हाँ, तो हमने ये देखा था, परमाणु एक भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो अनंत परमाणु एक क्षेत्र पे समा सकते हैं, तो जी कितने जी। आ जाएंगे परमाणु, तो अनंत परमाणु अनंत एक। परमाणु। हाँ। अभी परमाणु पुद्गल में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। हाँ, अनंत हमने परमाणु को देखा था, फिर अनंत परमाणु हो गया, अभी स्कंद की बात आ गई, अनंत सूक्ष्म स्कंद के कुछ प्रदेश एक आकाश पे हो सकते हैं। क्या कहा मैंने, अनंत सूक्ष्म स्कंद के कुछ प्रदेश, क्योंकि जो सूक्ष्म स्कंद है ना वो अनंत वाला है, बड़ा है, तो उसके कुछ प्रदेश उस एक प्रदेश पे आ सकते हैं। वैसे ही एक स्थूल स्कंद है, उसके भी कुछ प्रदेश क्या आ सकते हैं, उस आकाश के प्रदेश पे आ सकते हैं। हमने 6 बातें की अभी तक। हाँ, धर्म द्रव्य का एक प्रदेश, अधर्म द्रव्य का एक प्रदेश, कालाणु, अनंत परमाणु, ये पुद्गल का परमाणु का हो गया। फिर सूक्ष्म में और स्थूल में हमने देखा तो अनंत सूक्ष्म स्कंद के कुछ प्रदेश और एक स्थूल स्कंद के कुछ प्रदेश। आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा, या डिफिकल्ट जा रहा है?
नहीं आ आ गया रहा, समझ में। नहीं आ आ रहा, नहीं आ रहा है। नहीं। आप मानो लोकाकाश हमने देखा, 6 द्रव्य देखे, तो एक द्रव्य पे कितनी सृष्टि हो सकती है। सृष्टि माने कौन कौन आ सकता है उतने एक प्रदेश पे। तो ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। धर्म द्रव्य का एक प्रदेश, अधर्म द्रव्य का एक प्रदेश, एक कालाणु, इसमें डाउट है? नहीं, हाँ। अनंत परमाणु आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट है? नहीं। हाँ। तो अभी परमाणु हो गया। अभी स्कंद, स्कंद माने क्या है? कुछ परमाणु जब इकट्ठा होते हैं, समूह रूप बनते हैं, तो हमने उसे स्कंद कहा। तो तो स्कंद, दीदी हाँ जैसे इसमें कर लिया ना कि अनंत सूक्ष्म नहीं, आकाश द्रव तो खुद कालाणु आ सकते हैं एक हाँ प्रदेश से। सूक्ष्म हाँ, स्कंद, यहाँ सूक्ष्म स्कंद के कुछ प्रदेश आकाश द्रव पर आ सकते हैं। आप सिर्फ सोचना कि ये पूरा आकाश द्रव्य है और मैंने एक डॉट निकाला है, तो इस पे क्या आ सकता है। ये एक प्रदेश है, आप मान लो, तो इसमें अभी कौन कौन सी सृष्टि हो सकती है। तो इसमें माने अभी जो ये स्पेस है, उसमें कितने सारे परमाणु हैं, मेरे कितने सारे स्कंद भी है जो मुझे दिखते नहीं है। तो ये केवल ज्ञान में आया हुआ है कि अरे एक एक वो जो प्रदेश होता है उसमें क्या क्या भरा हो सकता है। तो ये तो हमें पता है कि धर्म अधर्म कालाणु। परमाणु का भी पता है, क्योंकि परमाणु बहुत सूक्ष्म चीज है, हम देख नहीं पाते हैं। तो क्या है, अनंत ऐसे परमाणु एक प्रदेश पे स्थित हो सकते हैं। तो वैसे ही ये स्कंद की जब बात करती है, हम स्कंद कैसे कहते हैं, और ये जो इरेजर है उसे हमने क्या कहा, स्कंद कहा, क्योंकि वो हाँ, एक परमाणु का नहीं बना है, अनंत परमाणु अनंत बने। परमाणुओं का पिंड। हाँ, हाँ। अनंत लो, असंख्यात लो, जितने भी उसमें रहेंगे, संख्यात ले लो। तो ये क्या है, ये परमाणुओं का स्कंद हो गया। तो ये स्कंद जो है वो अगर मैं इस एरिया पे रखूं तो वो आ जाएगा ना, लेकिन वो पूरा नहीं आएगा ना, तो उसके कुछ प्रदेश आ जाएंगे। हम्म। परमाणु में तो अनंत हो जाएंगे, लेकिन अनंत जो सूक्ष्म कहे हैं, सूक्ष्म जहां पे आता है तो आप उसमें भी बहुत डीप जाना, इसीलिए कहा जो अनंत सूक्ष्म स्कंद है, जो अनंत प्रदेशी जो सूक्ष्म स्कंद होता है, उसके कुछ प्रदेश इस आकाश के प्रदेश पे आ सकते हैं ना। हाँ, सूक्ष्मता से अगर देखेंगे तो अनंत सूक्ष्म वाला है, लेकिन स्थूलता से देखेंगे तो एक स्थूल स्कंद, एक ही स्थूल स्कंद, ये स्थूल है, दिखता है मुझे, ये स्थूल के कुछ प्रदेश मुझे इस पे ओवरलैप करते देख रहे हैं, तो ये उस पे आ जाएंगे ना, तो आ जाते हैं। इसीलिए एक स्थूल लिया और अनंत सूक्ष्म लिए। तो अनंत परमाणु को अपन स्कंद ही तो कह सकते हैं ना। हाँ, लेकिन ऐसे अनंत सूक्ष्म स्कंद बोल रही हूं मैं। एक प्रदेश पर, ये एक प्रदेश पर अनंत सूक्ष्म स्कंद के कुछ प्रदेश आ सकते हैं, एक के नहीं बोल रही हूँ। ठीक। हाँ, जैसे अनंत परमाणु आ सकते हैं ना एक प्रदेश पे, या तो वैसे ही अनंत सूक्ष्म स्कंद के कुछ प्रदेश। लेकिन स्थूल का क्या होगा, एक ही स्थूल रहेगा, उसके कुछ प्रदेश आ जाएंगे, क्योंकि वो स्थूल है। ठीक। वो 2-3 नहीं आ सकते। हाँ, ये 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट अनंत सूक्ष्म, अभी जीव पे, बड़े शरीर पे लगाएंगे, जीव के शरीर के लिए। अनंत सूक्ष्म शरीरधारी जीवों के, देखिए हमारे इसमें ना 2 कैटेगरी आती है, स्थूल और सूक्ष्म, जो सूक्ष्म। शरीर में भी बनता है। हम्म। सूक्ष्म जीव होते हैं और बादर जीव होते हैं। तो ये जो सूक्ष्म है ना, उनका शरीर किसी से अड़ता नहीं, अड़ाता नहीं, वो आर पार चले जाते हैं। हाँ, लेकिन ये स्थूल स्कंद है, जो स्थूल स्कंद है वो अड़ता है। हमने भाषा वर्गणा देखी थी, तो ये स्थूल आता है। स्थूल माने वो अड़ती है, मैं यहाँ पे कहूंगी तो वो पूरी आर पार जाके बहुत दूर तक नहीं जा हम्म। जा वो दीवार से अड़ेगी।
क्योंकि वो पुद्गल स्थूल वाला है, स्थूल माने जी उसकी स्थूलता में वो आ जाता है। लेकिन ये जो हमने अनंत सूक्ष्म शरीरधारी जीवों के बताया, वो जो सूक्ष्म, जिनका नाम कर्म जो सूक्ष्म वाला है, ऐसे जो जीव है, अनंत जीव है, उनके शरीर के कुछ प्रदेश उस सृष्टि पे आ सकते हैं। जैसे परमाणु में लिया ना, वैसे ही जीवों के प्रदेश लेना, शरीर के प्रदेश लेना, क्योंकि अपने ही शरीर पे अभी जहां जहां शरीर है वहां वहां जीव का प्रदेश है ना। तो शरीर की माने शरीर को मुख्य करके जीव को बताना चाहते हैं। ऐसे अनंत सूक्ष्म शरीरधारी जीवों के और उनके शरीर के कुछ प्रदेश, माने उसके शरीर भी आ गए और जीव के भी आ गए, ये दोनों के कुछ प्रदेश क्या हो सकते हैं, उस आकाश के एक प्रदेश पर सृष्टि हो सकती है। वैसे ही एक स्थूलधारी, मैं स्थूल हूं, अभी मैं दिखती हूँ, तो मेरे एक जीव जो है स्थूलधारी शरीर जिसका है, उसके सिर्फ कुछ प्रदेश उस पे आ सकते हैं। स्थूल जहां पे रहेगा वहां पे एक ही रहेगा, लेकिन हम सूक्ष्म कहेंगे तो अनंत लिंग। ये क्लियर हुआ? तो हमने 8 पॉइंट देखे हैं। एक सृष्टि पे, आकाश के एक प्रदेश पर कितनी सृष्टि हो सकती है? धर्म द्रव्य का एक प्रदेश, अधर्म द्रव्य का एक प्रदेश, एक कालाणु, अनंत परमाणु, अनंत सूक्ष्म स्कंद के कुछ प्रदेश, एक स्थूल स्कंद के कुछ प्रदेश, अनंत सूक्ष्म शरीरधारी जीवों के और उनके शरीर के कुछ प्रदेश, एक स्थूलधारी जीव के और उनके शरीर के कुछ प्रदेश। हो गया? कुछ उसमें डिफिकल्टी लगती है? कोई प्रश्न है इसके बारे में? नहीं। ठीक है, मैंने 2 प्रश्न भेजे हैं, देखे हैं या नहीं है? अभी भेजे? परसों ही भेजे। परसों? अच्छा। 2 प्रश्न भेजे हैं, उसके आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ताकि कल तक अगर हो जाता है, माने कल अपना सेशन जो रहेगा, कल 3 से 4 सेशन रहेगा, उसके बाद में हमारा दशलक्षण पर्व आता है, तो तब आपके भी प्रोग्राम्स रहेंगे, आपके यहाँ पे जो कि विद्वान आते हैं उनका आप सुनने जाओगे, या फिर आपकी कैसी व्यवस्था रहती है मुझे नहीं पता है। तो या सब लोग फ्री है? अभी तो दीदी टाइम पता नहीं पड़ा, हमारे यहाँ बासंती वैन आ रही है मुंबई से। हाँ, तो मैं वही ये कहती हूँ कि आप अपने जहाँ पे जो विद्वान आते हैं उनका सुनिए, क्योंकि उससे भी बहुत लाभ होता है। तो 10 दिन हम कक्षा को विराम रखेंगे ठीक है और दीदी, मैं फिर भी सभा। गजपंथा जा रही हूँ। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि हाँ हर हाँ एक का हाँ। कुछ ना कुछ नियम संयम होते हैं, कुछ ना जी कुछ जी जी। सुनना होता है, पूजा रहती है, तो आप बड़े ही उत्साह से वो सब कीजिए, पूरी श्रद्धा से, पूरे मन लगा के अपना दशलक्षण पर्व आप सभी मनाइए। तो 10 दिन कक्षा को विराम रहेगा, उसके बाद में हम लेंगे। इसीलिए मुझे वो 2 क्वेश्चन जो मैंने भेजे हुए हैं, उसका मैं चाहती थी कि आप कल तक उसके देंगे, तो कल मैं उसके आंसर बता दूंगी, तो कोई विकल्प नहीं रहेगा जी जब जाएंगे तो, अरे वो क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन। और उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मैं बाद में भेजूंगी, या फिर अभी दो क्वेश्चन है जो मैं अभी भी भेज सकती हूँ और आज भेज दूंगी। तो चारों के आंसर अगर आप देख सकते हो तो देखना, एक तो माने हो गया है हमारा, लेकिन आप लिख पाते हो तो ठीक है, नहीं तो कल के सेशन में हम वो क्लियर कर देंगे। कल आपके इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो भी आप बोलना, तो हम वो भी क्लियर करेंगे।
हाँ कल से हाँ नया टॉपिक नहीं करेंगे हम, कल रिवीजन ही मैक्सिमम करेंगे ये पूरे इसमें, हाँ क्योंकि चलेगा। नेक्स्ट का जो टॉपिक रहेगा वो पर्याय रहेगा और वो बड़ा टॉपिक है, तो उसको मैं अभी स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो आधा भूल सकता है, मैंने वो यहाँ वहाँ आधा आधा नहीं करना चाहती। तो कल में मैक्सिमम रिवीजन होगी, मैं प्रश्न पूछूंगी आपको, जी तो आप तैयारी करके आना। ऐसा जी मत जी करना जी। कि आज क्लास को ही नहीं आते हैं, ऐसा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना। करेंगे नहीं नहीं आगे। दीदी, हमको समझना है ना हमारा सब। भला हो रहा है। नहीं, प्रश्न हाँ, पूछ रहे हैं तो कल आएंगे नहीं, ऐसा नहीं करना। नहीं नहीं नहीं। हमको समझ में आएगा, आप बताएंगे तो। हाँ नहीं, और कुछ भी रहा तो हम रिवीजन, मैं तो आंसर बताने ही वाली हूँ, हम रिवीजन की तरफ से ही जाएंगे, बहुत ज्यादा ये नहीं करेंगे। ओके, हाँ हाँ तो अभी हम जिनवानी स्तुति करते हैं, फिर किसी को कुछ प्रश्न है तो। हम्म। निज निधि निज में बताई, बताइए सब प्रकार है, कीजिए जिनवानी माँ माँ को को, वंदना। वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बार सभी कायक